हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मॉडल केम ऑनलाइन क्लासेज में +1 क्लास के चैप्टर 7 को कर रहे हैं। 7वां लेसन हमने देखे संघवाद। इससे पहले हमने सरकार के तीनों अंगों को लेकर विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को पढ़ा है। आज का जो हमारा लेसन है संघवाद है। संघवाद यानी कि नाम से ही जैसे अगर हम पढ़ेंगे संघवाद यानी कि जैसे हम देखते हैं वे संघ किसको बोलेंगे। कई जैसे हमने पढ़ा है सोवियत संघ, या कह सकते हैं कि भारत भी एक संघ है। कई राज्यों का मिलाकर भारत ने अपना जो है कई राज्यों को मिलाकर देश का निर्माण किया है, वो भी भारत भी कई राज्यों का संघ है। तो संघवाद में इसकी एक विशेषता है कि इसमें जो है जो शासन व्यवस्था है, जो नियम है, वो सारे के सारे किसके अकॉर्डिंग चलते हैं, संगठन के अकॉर्डिंग, और शक्तियों का विभाजन किया जाता है। तो उदाहरण के लिए यानी कि जैसे हम देखते हैं भारत में क्या है, संघवाद होने के कारण यहां पर शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया, शक्तियों का विभाजन यानी कि हम देखते हैं जैसे भारत में अनेक जाति धर्मों के लोग रहते हैं, अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग राज्य हैं। सभी में एकता स्थापित करने के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है संविधान के अकॉर्डिंग, भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग ऐसा सिस्टम तैयार किया गया है ताकि किसी के साथ भेदभाव ना हो, सभी राज्यों में आपस में किसी प्रकार का टकराव ना हो, जाति को लेकर, धर्म को लेकर, भेदभाव को लेकर। इसलिए संघवाद एक ऐसा सिस्टम तैयार किया गया जिसमें शक्तियों का विभाजन कर दिया गया। उदाहरण के लिए जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। तीसरा स्तर है जो हमारा स्थानीय सरकार का है। ये 3 स्तर हो गए हमारे शक्तियों का बंटवारा। यानी कि केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी, या कह सकते हैं केंद्र सरकार शासन स्थापित करती है। शासन करती है, कहां करती है, पूरे देश पर। यानी कि केंद्र सरकार जो है पूरे देश पर शासन करती है। पूरा भारत जो है कह सकते हैं कि लोकसभा के चुनाव होते हैं, अपने प्रधानमंत्री का जो है चुनाव करते हैं। लोकसभा में जिसको ज़्यादा बहुमत मिलता है उस विधायक दल के नेता को जो है प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, और जो देश के लिए, भविष्य के लिए नीतियां निर्धारित की जाती हैं। उसके बाद आता है हमारा राज्य सरकार को, जो केवल एक राज्य पर, जैसे हरियाणा, वह हमने केंद्र सरकार पढ़ लिया जो पूरे देश के लिए शासन व्यवस्था निर्धारित करती है। उसी प्रकार जो राज्य सरकार है वो किस प्रकार के शासन स्थापित करती है, एक राज्य में, एक राज्य के शासन को संभालती है। उसके बाद आती है हमारी स्थानीय सरकार। तीसरा स्तर है जो त्रिस्तरीय ढांचा हमारी सरकारों का। तो स्थानीय सरकार में कौन से आ जाते हैं, जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत। ये 3 स्तर हमारे स्थानीय शासन के। मान लीजिए ग्राम पंचायत एक गांव की है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा है केंद्र सरकार इस तरह से इनकी शक्तियां एक गांव तक है। ग्राम पंचायत की, पंचायत समिति जनसंख्या के अकॉर्डिंग 2-3 गांव आ जाते हैं इसमें, और जिला परिषद में जिला स्तर पर, जैसे फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट है इसके स्तर पर जिला परिषद नियुक्त की जाती है। आगे तीनों सरकारों का यहां बंटवारा कर दिया, इनकी शक्तियां अलग अलग हैं। मान लीजिए इनके हमने 3 सूचियों में बांट रखा है। 3 सूचियां हैं, केंद्र सूची, या इसको हम संघ सूची बोलते हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तीनों सूचियों में बांट रखा है इसको। यहां पर क्या है, तीनों सूचियों का जो है दायरा अलग अलग है। मान लीजिए
दोनों सरकारों का, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के जो है दायरे तय कर दिए, भाई आपने कहां तक काम करना है। जैसे केंद्र सरकार के अंडर आते हैं प्रतिरक्षा के मामले हैं, या फिर विदेशी मामले हैं, बैंकिंग हैं, विदेशी मामले, बैंकिंग है। इन पर क्या है, केवल केंद्र सरकार कानून बनाएगी। यानी कि देश के स्तर की जो सरकार है, जो हमारे दूसरे देशों के साथ कैसे संबंध स्थापित करने हैं, कैसे सिस्टम दूसरे देशों के साथ व्यापार का है, यानी कि पूरा का पूरा मामला किसके अकॉर्डिंग आता है, केंद्र सरकार के अकॉर्डिंग आता है। इसके बाद आता है हमारा राज्य सूची। राज्य सूची में इसके अंदर हमारे चाहे रेलवे, डाक तार विभाग, या कह सकते हैं ये भी आते हैं केंद्र सरकार में। रेलवे है, यानी कि जो भी अंतरराष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर के जो मामले हैं वो इसके अकॉर्डिंग आते हैं। आगे राज्य सूची में केवल राज्य सरकार कानून बनाती है। कानून बनाने का काम किसका, राज्य सरकार का। पुलिस डिपार्टमेंट है, या फिर स्थानीय शासन का है, नगर पालिका, नगर परिषद है, इनका काम है। यानी कि स्थानीय शासन को संभालना, एक राज्य के अंदर कानून व्यवस्थाएं स्थापित करना किसका काम है, राज्य सरकार होगा। और आगे समवर्ती सूची है। समवर्ती सूची के अंदर कौन से आते हैं, जहां दोनों सरकारें, जहां क्या हो, दोनों सरकारें, केंद्र भी और राज्य सरकारें कानून बनाती हैं, वो क्या हो गया, समवर्ती सूची। इसके अंदर हमारे जो हैं, इसके अंदर शिक्षा है, मजदूर संघ है, यूनियन है, जितनी भी है, वन है, शिक्षा, वन, मजदूर संघ है, गोद लेना या उत्तराधिकार संबंधी जो मामले हैं वो क्या आते हैं, समवर्ती सूची में। और समवर्ती सूची में दोनों सरकारें मिलकर, क्योंकि इसमें ऐसे मामले हैं जो केंद्र के भी हैं और राज्य के भी हैं, ऐसे मामले दोनों मिलकर, दोनों सरकारें मिलकर इसको कानून बनाती हैं। बाय चांस क्या होता है कि राज्य में किसी की सरकार हो और देश में किसी की, और राज्य में किसी की, तो लाजमी है किसी दल की सरकार हो सकता है केंद्र में दूसरे दल की सरकार हो, और हो सकता है राज्य में दूसरे दल की सरकार हो। उस स्थिति में केंद्र सरकार के द्वारा जो शासन है, केंद्र सरकार के द्वारा जो कानून बनाया जाएगा वो मान्य होगा। ऐसी परिस्थितियों में जो केंद्र सरकार कानून बनाएगी वो मान्य होगा। ठीक है, दोबारा से फिर बताया जा रहा है कि जो तीनों सरकारें हमने पढ़ी हैं, संघवाद की अहम भूमिका है, संघवाद की विशेषता है, संघवाद इन्हीं चीजों पर टिका है। यानी कि हमारा देश का जो सिस्टम चल रहा है संविधान के अकॉर्डिंग चल रहा है, और संविधान में जो शक्तियों का बंटवारा जो किया गया है इनके ऊपर किया गया है। वह केंद्र को अलग, केंद्र सरकार को अलग शक्तियां हैं, राज्य सरकार को अलग शक्तियां हैं, और स्थानीय सरकारों को अलग शक्तियां हैं। राज्य जो स्थानीय सरकारें हैं वो राज्य सरकार के अकॉर्डिंग काम करती हैं। इसके बाद 3 सूचियां बना दी हैं, 3 सूचियां हैं। ये संघ सूची में ऐसे मामले आते हैं जहां केवल केंद्र सरकार कानून बनाएगी, राज्य सरकारों को कोई महत्व नहीं है। राज्य सूची में केवल राज्य सरकारें कानून बनाती हैं, और समवर्ती सूची में दोनों सरकारें कानून बनाएंगी मिलकर। ऐसे कुछ मामले हैं, जैसे शिक्षा का है, शिक्षा दोनों राज्यों के लिए है, मजदूर संघ है, उत्तराधिकार है, गोद लेना संबंधी है पूरे देश का। इसमें क्या है, दोनों सरकारें मिलकर कानून बनाएगी। कई परिस्थितियों में विवाद हो जाता है, उस परिस्थिति में जो केंद्र सरकार कानून बनाएगी वो जो है मान्य होगा। इसके बाद आता है केंद्र सरकार देश के शासन व्यवस्था के लिए उत्तरदायी है। क्यों है उत्तरदायी? केंद्र सरकार यानी कि जैसे हमने कैसे उत्तरदायी है, केंद्र सरकार वह संघवाद। मान लीजिए हमने आजादी के बाद देखा है, आजादी के तुरंत बाद अनेक प्रकार की समस्याएं भारत को झेलनी पड़ी। भारत का उदाहरण ले लेते हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं, मारकाट हुई, लाखों लोग मारे गए। तो उन परिस्थितियों में देश की एकता को बनाए रखना, देश की एकता को ज्यों का त्यों बनाए रखना बड़ा मुश्किल काम था। और उस काम के लिए क्या किया गया, एक ऐसी सिस्टम बनाया गया, ऐसी शासन प्रणाली अपनाई गई जिसके तहत संघवाद को अपनाया गया।
वह हमारे देश में इतनी जातीय धर्मों के लोग हैं, उनको अगर संगठित करना है तो हमने ऐसे कानून और नियम तय करने होंगे जो सभी पर समान रूप से लागू। इसलिए जो है केंद्र सरकार को जो मजबूती प्रदान की गई है उसके तहत देश को जो है संभालने का प्रयत्न किया गया। इसके बाद केंद्र और राज्य के संबंध आते हैं। वे केंद्र सरकार के व राज्य सरकार के संबंध। कई बार क्या होता है, दो राज्यों के बीच में भी किसी ना किसी मुद्दे को लेकर टकराव हो जाता है। हमने पढ़ा, पहले भी उदाहरण दिया था हरियाणा और पंजाब का। दो राज्यों के बीच में तनाव पैदा हो जाते हैं किसी मुद्दे को लेकर, वो भी संघर्ष का एक कारण बनता है। या फिर इनमें जो हमने जिक्र किया था वह केंद्र में किसी दल की सरकार और राजनीतिक दल की, और राज्य में किसी दूसरे की हो, तो इसमें क्या होगा, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन या कह सकते हैं काम करने को लेकर, क्योंकि केंद्र सरकार हमेशा चाहती है कि वहां पर भी हमारे राजनीतिक दल की जो है सरकार बने, इसलिए वहां की सरकार को काम करने में बाधा उत्पन्न करती है, इसलिए टकराव लाजमी है। लेकिन कुछ मामलों को लेकर राज्य सरकार केंद्र सरकार पर डिपेंड है, लेकिन काम करने से उनको रोका नहीं जा सकता। केंद्र सरकार दबाव नहीं डाल सकती, प्रेशर नहीं डाल सकती, कुछ निर्णयों पर जो है राज्य सरकार अपने फैसले खुद ले सकती है। इसके बाद आता है, इसके बाद कुछ ऐसे राज्य हैं जिनको सभ्यता की मांग उठती रही है। यानी कि अगर हम जिक्र करें, भारत में समय समय पर अपने अलग राज्यों की मांग उठती रही है। पंजाब में जैसे खालिस्तान है, या फिर अभी नया उदाहरण तेलंगाना का है, आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बना है, असम है, या उस साइड के जो मेघालय राज्य हैं, त्रिपुरा है, उस साइड जो अनेक प्रकार के, मणिपुर, सिक्किम, अनेक प्रकार के राज्य बने, उनका अपने आप को अलग राज्य मांग करने को लेकर अनेक प्रकार के आंदोलन समय समय पर हुए हैं। सभ्यता की मांग या इसको अलग राज्य की मांग भी लिख सकते हैं। अलग राज्य की मांग हो गया, समय समय पर अपने आप को आजाद करने के लिए जो है संघर्ष किए हैं। जैसे एक हमने रियासतें पढ़ी थी, 565 रियासतें थी। जब भारत आजाद हुआ तो अंग्रेजों ने इनको छूट दे दी कि आप पाकिस्तान जाएं, पाकिस्तान के साथ भी जा सकते हैं, भारत के साथ भी जा सकते हैं, या फिर अपने आप को आजाद घोषित कर सकते हैं। लेकिन उस समय इनमें से ज्यादातर रियासतों को भारत ने किसी भी तरह, चाहे सेना के बल पर या उनको किसी भी तरह मना करके भारत में उनको शामिल किया गया। जैसे हमने एक जम्मू कश्मीर है, हैदराबाद है, ये ऐसे थे राज्य जिनको, रियासतें थी जिनको भारत में मिलाया गया। सभ्यता की मांग समय समय पर उठती रही, भाषा को लेकर भी थी, क्योंकि भारत में क्या है, 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। 22 भाषाओं को भारत में मान्यता है। यानी कि इन भाषाओं में भारत का प्रत्येक नागरिक अपने पेपर वगैरह है या बोलचाल की भाषा में इनको यूज कर सकता। त्रिभाषाई सिस्टम हो गया, 3 भाषाएं भारत में कोई भी नागरिक जो है त्रिभाषाई सिस्टम में लागू किया गया है, हिंदी, इंग्लिश और अपनी क्षेत्रीय भाषा। जितने भी राज्यों का पुनर्गठन किया गया है वो भाषाओं के आधार पर किया गया है, इसलिए भारत में इतनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। लेकिन इन भाषाओं के आधार पर कई बार क्या है, अलग अलग राज्यों की मांग उठती रही है। और आज लगभग जब भारत आजाद हुआ तो 7 ही राज्य कह सकते हैं निर्धारित किए, उसके बाद 14 हुए, लगातार बढ़ते बढ़ते हुए 29 राज्यों तक भारत पहुंच गया। लेकिन अब घटकर क्या हुआ, जम्मू कश्मीर में क्या बना दिए कि जम्मू और कश्मीर को क्या बना दिए गए, ये दोनों क्या केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। और दोबारा कितने हो गए, 28 राज्य हो गए। यानी कि पहले 29 राज्य थे, जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित बनना, अब 2 केंद्र शासित ये अलग बना दिया गया, और इनको केंद्र शासित प्रदेशों में लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। इसलिए राज्य कितने बच गए, 28। 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए और 28 राज्य।
तो इसी प्रकार धीरे धीरे सभ्यता की मांग उठती रही और हमारी जो सरकारों ने लगातार इसी प्रकार अपने लोगों को क्या दिया गया, भाई गृह युद्ध ना हो, आपस में टकराव देश में ना हो, धीरे धीरे अलग अलग राज्य बनाने शुरू कर दिए, जहां तक अब 28 तक पहुंच गए हैं, ताकि देश में क्या हो, टकराव ना हो, एकता स्थापित रहे, लोग मिलजुल कर रहे, इनको जो है किसी प्रकार की जो है विवाद ना हो, इनसे निपटने के लिए। इसके बाद आता है हमारा राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन को लेकर है, कई बार क्या होता है, देश में एक भारी आपदा है या कह सकते हैं कि युद्ध का डर है या फिर आर्थिक स्थिति कमजोर है, और शासन आंतरिक शासन चलने में नाकामयाब है, तो इन तीन स्थितियों में देश में क्या हो सकता है, इमरजेंसी लागू हो सकती है, राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है धारा 356 के अनुसार। इसमें क्या प्रावधान है कि देश का जो राष्ट्रपति है वो देश के शासन को संभालता है। ये किस लिए मजबूत किया गया, ये भी संघवाद को मजबूत करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये परिस्थितियां क्या है, देश को नुकसान पहुंचाने वाली है। अगर संसद से मिलकर देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति देश में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग सभी जो मौलिक अधिकार हैं या कह सकते हैं सारी व्यवस्थाएं हैं वो राष्ट्रपति के कंट्रोल में चली जाती है। राष्ट्रपति देश का मुखिया है। इसके अनुसार तीनों सेनाएं इसके अंडर होती हैं, देश का मुखिया है। और सरकार का मुखिया कौन होता है? सरकार का मुखिया होता है प्रधानमंत्री। ये ध्यान रखें, देश का मुखिया राष्ट्रपति होता है, सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। देश का शासन जो है राष्ट्रपति के नाम पर जो है चलता है, प्रधानमंत्री के कह सकते हैं कि सलाह मशवरा से मंत्रिमंडल की और प्रधानमंत्री की सलाह से जितनी भी नियुक्तियां की जाती हैं, अहम जो नियुक्तियां हैं राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग की जाती है, लेकिन सलाह मंत्रिमंडल की और प्रधानमंत्री की भी ली जाती है। देश में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है तब भी इमरजेंसी 1975 में देश के जब उस समय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो है इमरजेंसी लागू की थी, देश की आर्थिक स्थिति कमजोर बताते हुए। ठीक है, लेसन जब आप पढ़ेंगे जो है उनमें जिक्र होगा इस चीज का। तो राष्ट्रपति और वही काम क्या करता है राज्यपाल जो काम राष्ट्रपति एक देश के लिए करता है वही काम राज्यपाल किसके लिए करता है? एक राज्य के लिए करता है। ठीक है, और इसके साथ साथ हमने जिक्र किया कि जो राष्ट्रपति देश का मुखिया होने के नाते, देश का जो है व्यवस्था संभालने के नाते अहम नियुक्तियां जो चाहे न्यायाधीश की हैं, चाहे फिर प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की जो नियुक्तियां हैं या कह सकते हैं उनको शपथ दिलाना है, वो राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग आता है। तो इसके बाद शासन व्यवस्था कौन संभालता है? प्रधानमंत्री। क्यों? क्योंकि जनता ने किसको चुना? जनता ने इसको प्रत्यक्ष रूप से चुना है, प्रत्यक्ष तौर पर चुना है, लेकिन राष्ट्रपति को अप्रत्यक्ष तौर पर। जनता अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव करती है। डायरेक्ट जनता नहीं चुनती राष्ट्रपति को, बल्कि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि राष्ट्रपति को चुनते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री को भारत में लोकतंत्र होने के कारण असली शक्ति किसके हाथों में होगी? जो जनता के द्वारा चुना जाएगा, यानी कि प्रधानमंत्री। और मंत्रिमंडल यानी कि इसको हम बोलेंगे संसद के अकॉर्डिंग। शासन किसके अकॉर्डिंग चलेगा? संसद, जहां पर जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि उसमें भेजे जाते हैं। प्रत्यक्ष तौर पर प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल यानी कि लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं। हमने संसद में पढ़ा है, संसद में कौन कौन शामिल हो गया? भारत की संसद जो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। पहले बताया जा चुका है, ये भारत की, इनको मिलाकर भारत की संसद बनती है। लोकसभा के 545 सदस्य है, 245 राज्यसभा के,
543 सदस्य आते हैं लोकसभा के, 2 एंग्लो इंडियन होते हैं और एक राष्ट्रपति। इन सदस्यों को मिलकर भारत की संसद है। कोई भी कानून पास करना है, बिल पेश करने हैं, वो इनके अकॉर्डिंग तय किया। असली शासन किसके हाथों में? इनके साथ, इनके अनुसार देश की जो है शासन व्यवस्था चलती है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली होने के कारण। और ऐसा मजबूत सिस्टम क्यों किया गया? संघवाद के अकॉर्डिंग इन चीज़ों को और ज़्यादा मजबूती प्रदान करने के लिए, ताकि अलग अलग जो राज्य हैं उनमें किसी प्रकार का भेदभाव, टकराव ना हो। तो आज का जो हमारा लेसन था इसी को लेकर है। जब आप लेसन पढ़ेंगे संघवाद का तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी। फिर भी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो मेरे पर्सनल नंबर पर इस प्रकार की कोई दिक्कत है, लेसन पढ़ते समय कोई चीज़ ना समझ में आए तो वहाँ से आप कॉल करके आप उसको पूछ सकते हैं। धन्यवाद।